यूक्रेन युद्ध ड्रोन की व्यापकता और उनसे बचाव से ही परिभाषित किया जा सकता है। रूस ने कई सालों तक एक साधारण सिद्धांत पर एंटी ड्रोन संरचना बनाई है। अगर आपके पारंपरिक रडार और मिसाइल सिस्टम ड्रोन को रोक नहीं सकते तो शायद जमीन पर मौजूद आपके सैनिक उन्हें मार गिरा दें। रूस ने मोबाइल फायर टीमों को हर संभावित ड्रोन मार्ग पर तैनात किया और उन्हें भारी मशीन गनों व कम दूरी के हथियारों से लैस किया ताकि वे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले यूक्रेनी ड्रोन का इंतजार कर सके। यह तरीका कच्चा, सस्ता था और कुछ समय तक चला। ये वही रणनीति थी जिसे रूस ने यूक्रेन से अपनाया था, क्योंकि उनके ड्रोन हमले अस्थायी रक्षा प्रणालियों पर असरदार नहीं थे। लेकिन रूस के लिए अब यह तरीका असरदार नहीं लग रहा। युद्ध के 4 साल बाद यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की सेना ने अपने स्ट्राइक ड्रोन में बिना मार्गदर्शन वाली हवाई रॉकेट लगानी शुरू की है, जो पहले सिर्फ हमलावर विमानों और हेलीकॉप्टरों के पास थी। मानव रहित प्रणालियों की सेना के कमांडर रॉबर्ट मार्झा ब्रोडी ने इन विकासों का विवरण इसलिए सार्वजनिक किया क्योंकि रूस इसके लिए तैयार नहीं दिखता। रूस के मोबाइल फायर ग्रुप्स, जो कम ऊंचाई वाले ड्रोन रक्षा का आधार है, अब ऐसे ड्रोन का सामना कर रहे हैं जो पलटकर हमला कर सकते हैं, जिससे सब कुछ बदल जाता है। समझने के लिए कि ऐसा कैसे हुआ, हमें उस हथियार और समस्या दोनों को समझना होगा जिसके समाधान के लिए यह बना था। जिन रॉकेट्स की चर्चा है वे एक ऐसे हथियार परिवार से हैं जिनका इतिहास लंबा और कुछ हद तक जटिल है। NURS, जो रूसी भाषा में अनगाइडेड एविएशन रॉकेट के लिए है, या इसका यूक्रेनी विकल्प NAR, उसी श्रेणी के हथियारों को दर्शाता है जिन्हें पश्चिमी स्रोत आमतौर पर UAS या अनगाइडेड एरियल रॉकेट्स कहते हैं। यूक्रेन जो 2 प्रकार के रॉकेट ड्रोन पर इस्तेमाल कर रहा है वे हैं S-5, जो 57 मिलीमीटर का रॉकेट है, और उससे भारी S-8, जो 80 मिलीमीटर का है। दोनों सोवियत युग की डिजाइन है और लगभग हर महाद्वीप पर इस्तेमाल हुई जहां सोवियत संघ या उसके उत्तराधिकारी देशों ने लड़ाई लड़ी। S-5 इतनी पुरानी है कि इसकी शुरुआत 1946 से होती है, जब सोवियत इंजीनियरों ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जब्त किए गए जर्मन RR-4M रॉकेट्स का अध्ययन करना शुरू किया था। RR-4M हरिकेन उपनाम से जानी जाती थी, एक साधारण फोल्डिंग फिन रॉकेट थी जिसे लुफ्टवाफे पायलटों ने मित्र देशों के बॉम्बर फॉर्मेशन तोड़ने में इस्तेमाल किया। सोवियतों ने इस अवधारणा को पहचाना और अगले दशक में अपना संस्करण विकसित किया। 1950 के दशक के मध्य तक S-5 सेवा में आ रही थी, शुरू में शुरुआती जेट फाइटर्स के लिए एक एयर टू एयर हथियार के रूप में, जैसे MiG-19। बाद में सिद्धांत बदला और यह पूरे सोवियत सामरिक विमानन बेड़े का मानक क्लोज सपोर्ट रॉकेट बन गया। अफगानिस्तान वो जगह थी जहां S-5 को शायद सबसे ज्यादा अच्छी तरह से परखा गया। सोवियत Su-25 और Mi-24 के क्रू ने 1980 के दशक भर में मुजाहिदीन की पोजीशनों के खिलाफ इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं थी। रॉकेट लॉन्च के बाद फैल जाते थे और लक्ष्य पर केंद्रित होने के बजाय उससे दूर बिखर जाते थे। उस समय S-5 को कम उपयोगी माना जाता था। सोवियत पायलट मजाक में कहते थे कि यह दुश्मन की एड़ियों को गुदगुदाने जैसा है। वारहेड इतना बड़ा नहीं था कि उबड़ खाबड़ इलाके में फैले पैदल सैनिकों को भरोसेमंद तरीके से मार सके, और बिना मार्गदर्शन के संतृप्ति प्रभाव पाने के लिए कई रॉकेट दागने पड़ते थे। और अधिक विशिष्ट रूप से कहे तो इस रॉकेट का फैलाव 3.5 मिली रेडियन या MRAD था, जिसका मतलब है कि यह हर 1 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य से 3.5 मीटर भटक सकता था। इंपीरियल इकाइयों में यह लगभग 18.5 फीट प्रति मील होता है। सोवियतों ने अंततः S-5 पॉड्स को T-62 टैंकों, BTR-70 बख्तरबंद कर्मी वाहनों और उराल ट्रकों पर अस्थायी ग्राउंड टू ग्राउंड आर्टिलरी के रूप में लगाना शुरू कर दिया। यह दिखाता है कि वे फायर की मात्रा के लिए कितने बेताब थे और हथियार अपने उद्देश्य से कितना भटक गया था। S-8 S-5 के लिए स्वाभाविक अपग्रेड था जो 1984 में सेवा में आया। बड़ी 80 मिलीमीटर की रॉकेट एक अधिक सक्षम वारहेड लेकर आती थी, जिसमें बेसलाइन शेप्ड चार्ज वेरिएंट 400 मिलीमीटर तक की रोल्ड होमोजीनियस आर्मर को भेज सकता था। ये रॉकेट कई विशेष संस्करणों में आया, जिसमें रिएक्टिव आर्मर को हराने के लिए
टैंडम चार्ज और कर्मियों व हल्के वाहनों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए फ्रेगमेंटेशन राउंड शामिल थे। दूसरे चेचन युद्ध में रूसी विमानों ने S-8 रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हुए ग्रोजनी पर हमलों के दौरान मजबूत ठिकानों को तोड़ने के लिए एक साथ 20 तक रॉकेट दागे। सीरिया में रूसी एरोस्पेस फोर्सेज ने हस्तक्षेप के दौरान S-8 रॉकेट्स का बड़े पैमाने पर उपयोग कर देश भर में विपक्ष नियंत्रित ठिकानों पर दमनात्मक फायर किया। ये दो मुख्य रॉकेट हैं जिन्हें यूक्रेनी ड्रोन अब रूसी कब्जे वाले इलाकों में ले जाते हैं। ये हथियार हवा हवा, जमीन जमीन और हवा जमीन की लड़ाई में विकसित हुआ, जो दशकों तक सिद्धांतों और रणनीति में बदलाव के साथ हुआ। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में भी NAR शुरू से मौजूद हैं। यूक्रेनी सेनाओं ने आक्रमण की शुरुआत में डोनबास में SS-5 और SS-8 रॉकेटों का इस्तेमाल किया। ऐसे हालात में काम करते हुए जल्दी ही साबित हो गया कि आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली वाले दुश्मन के खिलाफ कम ऊंचाई पर समर्थन देना बेहद खतरनाक है। यूक्रेनी फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों ने इन रॉकेटों का वही उपयोग किया जिसके लिए ये बनाए गए थे। इसमें उन्हें भारी नुकसान हुआ क्योंकि रॉकेटों का उपयोग करने के लिए इतने करीब जाना पैंटसिर, मैनपैड, टॉर और बुक सिस्टम्स की मारक सीमा में आना था। रूस जहां आक्रामक हमले में अयोग्य रहा, वहीं उसके सोवियत युग के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स अब भी प्रभावी है। बचे पायलटों ने खुद को ढालकर लंबी दूरी से हमला करना और लॉफ्टिंग तकनीकों का प्रयोग कर कम सटीकता के साथ अपनी जान बचाई। रॉकेट्स अभी भी भंडार में है, उपयुक्त प्लेटफॉर्म के इंतजार में, ताकि वे बिना रास्ते में गिराए लक्ष्य तक पहुंच सके। आखिरकार सफलता मिली। वह प्लेटफॉर्म FP-FP-2 निकला, जिसे यूक्रेनी कंपनी फायर पॉइंट ने बनाया था। सैन्य रूप से FP-FP-2 को अग्रिम मोर्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए रियल टाइम ऑपरेटर नियंत्रण वाले भारी स्ट्राइक ड्रोन के रूप में डिजाइन किया गया था। ये मूल रूप से 220 पाउंड तक का वारहेड ले जा सकता था। इसकी रेंज लगभग 230 मील थी और ये ऑपरेटर को लाइव वीडियो फीड भेज सकता था। आखिरी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। यह मिशन के दौरान उड़ान मार्ग बदलने की अनुमति देता है। ये यूक्रेन से निकलने वाले ड्रोन आमतौर पर FPV नियंत्रण वाले होते हैं, न कि पश्चिमी देशों के पारंपरिक प्री प्रोग्राम्ड लूटिंग म्यूनिशन जैसे। FP-FP-2 अपने लक्ष्य तक उड़कर खुद ही विस्फोट करता है, यानी ड्रोन खुद हथियार है। फायर पॉइंट और मानव रहित सिस्टम बलों ने अब पंखों के नीचे रॉकेट पॉड्स वाली द्वितीयक हथियार प्रणाली जोड़ ली है। S-5 विन्यास में ड्रोन 2 पाइलन ले जाता है, जिनमें प्रत्येक में 4 रॉकेट होते हैं, यानी कुल 8 रॉकेट, और साथ ही एक छोटा वारहेड पेलोड के रूप में रहता है। यह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक विकास था। इससे लगता है कि यूक्रेन ने ड्रोन को लक्ष्य पर भेजने का इरादा किया था। S-5 रॉकेट्स का उपयोग एंटी एयर यूनिट्स हटाने के लिए किया जाता और फिर ड्रोन को विस्फोट के लिए लक्ष्य में घुसाया जाता। इस रणनीति के वास्तव में अपनाए जाने की पुष्टि मई 2026 के मध्य में हुई थी। मजियार ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि ये रॉकेट्स यूक्रेनी लंबी दूरी के ड्रोन से 310 मील तक की ऑपरेशनल गहराई पर छोड़े जा रहे हैं। उपलब्ध तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार यह निश्चित रूप से उन लंबी दूरी के UAV बेड़े की ओर संकेत करता है जो गहराई में काम कर रहे हैं, जिसमें FP-FP-2 के अलावा अन्य प्लेटफॉर्म भी है, क्योंकि इसकी अधिकतम रेंज लगभग 230 मील है। मई 2026 के अंत में कुछ रिपोर्टों में सुझाव दिया गया कि FP-FP-2 को अपग्रेड कर 400 पाउंड का वॉरहेड 230 मील दूर तक ले जाने योग्य बना दिया गया है, जिससे उनकी पहुंच बढ़ गई है। SS-5 कॉन्फ़िगरेशन की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी, इसलिए कई छोटे SS-5 या S-8 के संयोजन की चर्चा है। छोटे वारहेड के साथ इसका मतलब यह हो सकता है कि FP-FP-2 की रेंज बढ़ाकर 310 मील से भी ज़्यादा की जा सकती है, जैसा कि घोषणा में संकेत दिया गया था। एक और संभावना यह है कि ये घोषणा व्यापक UAV गतिविधियों के बारे में है, जिनमें FP-FP-2 केवल एक हिस्सा है। फर्क चाहे जो भी हो, अब यूक्रेन ने रॉकेटों से लैस ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो पहले सिर्फ पारंपरिक विमानों और स्टैंड ऑफ गोला बारूद के लिए थे। 12 मई को ओपन सोर्स विश्लेषकों द्वारा जारी फुटेज में दिखा
कि एक ड्रोन क्रीमिया के ऊपर उड़ते हुए अपने पंख के नीचे से रॉकेट छोड़ता है और मुख्य उद्देश्य की ओर बढ़ता है। लक्ष्य एक रूसी मोबाइल फायर ग्रुप था। ड्रोन ने फायर किया और उड़ता रहा। फायर पॉइंट के सह संस्थापक डेनिस श्लाइटरमैन ने फुटेज पर कहा कि उनकी कंपनी ऐसा कर सकती है। उन्होंने सीधे पुष्टि नहीं की, लेकिन टिप्पणी से संकेत मिला कि ड्रोन FP-2 या उसका लंबी दूरी वाला संस्करण FP-1 था। एक सप्ताह बाद इसकी पुष्टि हुई जब रॉकेटों से लैस एक FP-2 ने रूसी ब्लैक सी फ्लीट के एक रणनीतिक संचार केंद्र पर हमला किया। ये एक मजबूत सैन्य ढांचा है जिस पर अब एक ऐसा ड्रोन हमला कर रहा है जो अपने साथ रॉकेट भी लेकर आ रहा है। इस विकास का दीर्घकालिक महत्व क्या है, इस पर विचार करना जरूरी है। यूक्रेन ने दिखाया है कि स्ट्राइक ड्रोन मुख्य वारहेड के साथ रॉकेट हथियार भी ले जा सकता है। इस प्रगति में अगला तार्किक कदम, जिस पर यूक्रेनी रक्षा हलकों में पहले से ही चर्चा हो रही है, केवल मौजूदा बिना मार्गदर्शन वाली रॉकेट कॉन्फ़िगरेशन को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि यह पूछना है कि जब आप इसे बड़े पैमाने पर लागू करते हैं तो क्या होता है। अगर एक FP 2 क्लास एयरफ्रेम, 8 SS, 5 रॉकेट और 200 पाउंड वारहेड ले सकता है, तो बड़ा या लंबी रेंज वेरिएंट गाइडेड एयर टू सरफेस गोला बारूद की जगह ले सकता है। यूक्रेन घरेलू गाइडेड हथियारों का परिवार चला रहा है और अब ये सवाल सैद्धांतिक नहीं कि सक्षम ड्रोन छोटे प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म बन सकते हैं। याद रखें, FP-2 जिसे 2026 के मध्य तक जानते हैं, पहले के डिजाइन का मिड रेंज कॉम्बैट संस्करण है, जिसकी रेंज और क्षमता लगभग दोगुनी हो गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह पूरी तरह से असंभव नहीं है कि प्रस्तावित 310 मील की रेंज को फुल पेलोड आर्मामेंट के साथ देखा जा सके। मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन इतना विघटनकारी क्यों है, समझने के लिए जानना होगा कि रूस ने 3 वर्षों में ड्रोन समस्या कैसे सुलझाने की कोशिश की और हर समाधान कैसे अप्रचलित हुआ। द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम रोज सैन्य विज्ञान, भू राजनीति और युद्ध से जुड़ी नई जानकारियों के वीडियो डालते हैं। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों के जवाब में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का इस्तेमाल किया। विशेषज्ञों के अनुसार रूस ने आधुनिक इतिहास का सबसे घना इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण तैनात किया ताकि यूक्रेनी ड्रोन को उनके सिग्नलों से वंचित किया जा सके। GPS जैमिंग ने नेविगेशन को कमजोर कर दिया। रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग ने उन नियंत्रण लिंक पर हमला किया जिनका उपयोग FPV ड्रोन ऑपरेटर अपने प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए करते थे। ब्रॉडबैंड सिस्टम ने यूक्रेनी हमलों को डेटा देने वाले सेंसरों को अंधा किया, जिससे कुछ समय के लिए भारी नुकसान हुआ। यूक्रेनी FPV ड्रोन उड़ान के दौरान वीडियो फीड खो देते थे, जिससे ऑपरेटर बिना देखे ड्रोन उड़ाते और वे लक्ष्य चूक जाते या दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। इसका अगला समाधान रेडियो लिंक हटाना था। फाइबर ऑप्टिक FPV ड्रोन एक बाल से भी पतली ऑप्टिकल केबल की रील लेकर उड़ते हैं, जो ड्रोन के उड़ने के साथ साथ पीछे खुलती जाती है। नियंत्रण संकेत और वीडियो फाइबर से प्रकाश की तरंगों के रूप में जाते हैं, रेडियो तरंगों की तरह नहीं। जैमिंग सिस्टम के पास ऐसी कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं होती जिससे वे पता लगा सके, बाधित कर सके या स्पूफ कर सके। ड्रोन युद्ध क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर माहौल से ऐसे गुजरता है जैसे वो हो ही नहीं। दोनों पक्षों ने फाइबर ऑप्टिक ड्रोन का उपयोग शुरू किया और रोकने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। सबसे आम प्रतिक्रिया थी साधारण काइनेटिक तरीके, जैसे विस्फोटक चार्ज, जाल बिछाना या ड्रोन द्वारा एक दूसरे को रोकना। नाटो की एलाइड ट्रांसफॉर्मेशन कमांड ने इस समस्या को स्वीकार किया और फाइबर ऑप्टिक FPV ड्रोन को हराने के लिए नए समाधान मांगे, क्योंकि मौजूदा प्रणालियों के पास इसका जवाब नहीं था। यूक्रेन ने कुछ प्लेटफॉर्मों में AI विजुअल गाइडेंस जोड़ी, जिससे ड्रोन फाइबर केबल टूटने या ऑपरेटर का कनेक्शन खोने पर भी खुद लक्ष्य पहचान और ट्रैक कर सकते थे। AI सिस्टम्स के हजारों डेवलपर्स या तो मिलकर या अलग अलग काम कर रहे हैं ताकि ड्रोन ज़्यादा टिकाऊ और कम हैक होने योग्य बने। इससे अनुकूलन और विकास का चक्र शुरू हुआ, जो पारंपरिक पश्चिमी खरीद प्रणाली से कहीं तेज था। पहले नए सिस्टम्स की सालों टेस्टिंग होती थी, लेकिन यूक्रेन को कुछ हफ्तों में ही प्रोटोटाइप से फील्ड डिप्लॉयमेंट करना पड़ा। रूस को भी उसी गति से चलना पड़ा, जहां वे
प्रतिरोधक बनाते, लेकिन यूक्रेनी इंजीनियर कुछ हफ्तों में उसका हल ढूंढ लेते, इससे पहले कि उसे पूरे मोर्चे पर तैनात किया जा सके। पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम, जो मध्यम ऊंचाई वाले हवाई लक्ष्यों को रडार निर्देशित मिसाइलों और गनों से मारने के लिए बना था, छोटे कम दिखने वाले ड्रोन जिनकी रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है के खिलाफ अक्सर नाकाम रहा है। 2026 की शुरुआत में यूक्रेन ने कहा कि उसने रूस के कब्जे वाले इलाकों में रूस के आधे पैंटसिर सिस्टम कई बार उसी श्रेणी के ड्रोन से नष्ट किए जिनसे वे बचाव के लिए थे। रूस को इसका जवाब चाहिए था। मोबाइल फायर ग्रुप नेटवर्क रूस की प्रतिक्रिया थी जब उसके इलेक्ट्रॉनिक व मिसाइल रक्षा तंत्र निचली ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन खतरे रोकने में असफल रहे। अगर उन्नत तकनीक छोटे सस्ते ड्रोन नहीं रोक पाती तो संभावित रास्तों पर हथियारबंद सैनिक तैनात कर मशीन गन से ड्रोन गिराए। यह मूलभूत चीजों पर लौटना था। कम तकनीक, बिखरा हुआ और इलेक्ट्रॉनिक रूप से दबाना मुश्किल, जिससे यूक्रेनी ड्रोन अभियानों की लागत बढ़ गई। जीपीएस जैमिंग और रेडियो फ्रीक्वेंसी बाधा के बावजूद रास्ता ढूंढने वाले ड्रोन को भी भारी हथियारों से लैस टीम रोक सकती थी। रूस ने यह नेटवर्क इसलिए बनाया क्योंकि यह ऐसे खतरे का प्रतिनिधित्व करता था जिसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स से नहीं निपटा जा सकता था। सशस्त्र FP2 उस चक्र को पूरा करता है। मोबाइल फायर ग्रुप को ड्रोन के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सीमाओं के समाधान के लिए बनाया गया था। रॉकेट से लैस ड्रोन मोबाइल फायर ग्रुप से ड्रोनों को होने वाले खतरे का जवाब है। इस बार की मुख्य खासियत है कि इसमें जाने जाती है, जबकि पहले काउंटर मेजर्स में जाम ड्रोन बस क्रैश होता था। एक हथियारबंद ड्रोन अगर वह देखता है कि कोई फायर टीम उसे रोकने की कोशिश कर रही है तो वह बस रॉकेट से जवाबी हमला करता है, जो खास तौर पर पैदल सेना को मारने के लिए बनाए गए हैं, और फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। इस विकास की संचालनात्मक तस्वीर को हथियार निर्माण कंपनी के प्रमुख और रक्षा विशेषज्ञ अनातोली क्रावचिंस्की ने साफ तौर पर बयान किया। B-2 बॉम्बर या F-35 जैसे बड़े विमान की बजाय यूक्रेन समन्वित झुंड भेजता है, जिसमें हर ड्रोन की अपनी भूमिका होती है। भारी वारहेड वाले स्ट्राइक ड्रोन मुख्य लक्ष्य पर हमला करते हैं। रॉकेट लगे एस्कॉर्ट ड्रोन रास्ते में बाधा डालने वाली हर चीज को नष्ट करते हैं। यह दोहरा खतरा है क्योंकि अब व्यक्तिगत ड्रोन पहले से अधिक सक्षम है और झुंड एक ऐसी चुनौती है जिसे पारंपरिक मिसाइलों से हल नहीं किया जा सकता। इसका कारण साधारण भौतिकी और अर्थशास्त्र है। दागी गई मिसाइल या उसे ले जा रहे विमान को गिराने के लिए आप पैट्रियट जैसे इंटरसेप्टर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर इंटरसेप्टर की कीमत कुछ मिलियन डॉलर है तो $100 मिलियन के विमान को गिराना उचित है। लेकिन जब कई सस्ते ड्रोन गिराने होते हैं तब इंटरसेप्टर समय और पैसे की बर्बादी लगते हैं। स्वार्म डिजाइन डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप में भी जटिल समस्याएं लाता है। यूक्रेन अक्सर आंतरिक दहन इंजन और जेट प्रोपल्शन ड्रोन को मिलाकर इस्तेमाल करता है, जिनकी रडार और ध्वनिक सिग्नेचर अलग होती हैं। एक सिग्नेचर प्रोफाइल के लिए ऑप्टिमाइज रडार सिस्टम दूसरे के खिलाफ कमजोर रहेगा और डिटेक्शन पैरामीटर्स को रियल टाइम में रीकॉन्फ़िगर करना एयर डिफेंस ऑपरेटर्स के लिए विश्वसनीय नहीं है। फिर भी नए ड्रोन का मकसद जरूरी नहीं कि एयर डिफेंस को नष्ट करना ही हो। इसका मकसद है कि एंटी एयर मोबाइल क्रूज छुपने, पोजीशन बदलने या काम रोकने पर मजबूर हों ताकि बाकी ड्रोन निकल सके। यूक्रेन के डीप स्ट्राइक ऑपरेशन दूरी से कम बल्कि संपर्क रेखा और डिफेंसिव कॉरिडोर पार करने की चुनौती से अधिक सीमित रहे हैं। हर घुसपैठ एक अलग ऑपरेशन होती है जिसमें योजना, सही समय और रक्षा दबाने के लिए अतिरिक्त प्लेटफॉर्म का प्रयोग होता है। सशस्त्र ड्रोन समस्या पूरी तरह नहीं सुलझाते, लेकिन हर पार की लागत घटा देते हैं। इस तकनीक का भविष्य पहले से ही उन क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है जहां यूक्रेन ने अन्य क्षेत्रों में काम किया है, जैसे कि मगुरा V5 नौसैनिक ड्रोन के विकास की दिशा। मगुरा एक सतही ड्रोन है जिसे रूसी नौसैनिक जहाजों से टकराने और विस्फोट करने के लिए अर्ध स्वायत्त कामिकाजे नाव के रूप में डिजाइन किया गया था। इसने युद्धपोत डुबोए या नौसैनिक ढांचे को क्षति पहुंचाई। रूस ने हेलीकॉप्टर गश्त तैनात की ताकि नावों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रोका जा सके, क्योंकि हेलीकॉप्टर सतही ड्रोन को हमले की सीमा में आने से पहले
ढूंढ और हमला कर सकता है। यूक्रेन ने हेलीकॉप्टर के खतरे के जवाब में मगुरा V5 को R-73 एयर टू एयर मिसाइलों से लैस किया, जो आमतौर पर MiG-29 और Su-29 फाइटर जेट्स पर डॉग फाइटिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। इसे मूल रूप से एक नाव के लिए सतह से हवा में मार करने वाले हथियार के रूप में अनुकूलित किया गया था। 2024 के अंत में मगुरा V5 ने क्रीमिया में उन्हीं मिसाइलों से एक रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर गिराया। एक सतही नाव जिसे जहाजों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया था ने उस हेलीकॉप्टर को मार गिराया जिसे उसे रोकने के लिए भेजा गया था। और ये यही नहीं रुका। इसके बाद मगुरा V7 को AIM-9 साइड वाइंडर मिसाइलों से लैस किया गया। 2025 में इन प्लेटफॉर्मों में से एक ने 2 रूसी Su-30 फाइटर बॉम्बर्स को मार गिराया, जो ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये पहली बार था जब मानव चालित लड़ाकू विमान को मानव रहित सतही पोत ने नष्ट किया। ये FP2 की वर्तमान दिशा के बहुत करीब है। यूक्रेन ने एकल उद्देश्य प्लेटफॉर्म का उपयोग या डिजाइन किया, उसमें प्रगति की, काउंटर मेजर का सामना किया और उसे हराने के लिए खास हथियारों से प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया, साथ ही मूल क्षमता बनाए रखी। मगुरा की दिशा में अगला कदम हथियारों का विस्तार, रेंज बढ़ाना और नए लक्ष्य उपलब्ध कराना है। ये सीधे FP2 के घोषित विकास रोडमैप पर लागू होता है। फायर पॉइंट पहले ही FP2 की रेंज को 230 मील तक बढ़ा चुका है। इसके बाद अगला कदम रॉकेट्स पर लेजर गाइडेंस हो सकता है, जिसमें बिना दिशा निर्देश वाले क्षेत्रीय प्रभाव वाले गोला बारूद की जगह एक ऐसा सिस्टम लगाया जाएगा जो चलते हुए लक्ष्यों को ट्रैक और हिट कर सके। FP2 पर NAR एकीकरण अपने आप में कोई निर्णायक विकास नहीं है। ये रॉकेट पुराने हैं। ड्रोन प्लेटफॉर्म सक्षम होने पर भी एयरफ्रेम डिजाइन में क्रांतिकारी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संयोजन मौजूद है। यह पुष्टि हो चुकी है कि यह संचालन में है और यूक्रेन जिस तेजी से इसका अगला संस्करण विकसित कर रहा है। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन के खिलाफ एक परतदार रक्षा संरचना बनाई थी और हर परत को व्यवस्थित रूप से पहचाना गया, निशाना बनाया गया और कम प्रभावी बना दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध फाइबर ऑप्टिक ड्रोन रोकने में नाकाम रहा। मिसाइल, वायु रक्षा छोटे कम दिखने वाले प्लेटफॉर्मों पर असरदार नहीं रही। मोबाइल फायर ग्रुप्स ने असली प्रतिरोध प्रदान किया और अब उन ग्रुप्स को पास आते ही दबा दिया जा रहा है और उन्हें बिखरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और सभी आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि रूस धीरे धीरे यूक्रेन के विकास की गति के साथ तालमेल बिठाने की अपनी क्षमता खोता जा रहा है। याद रखिए, 2022 में रूस ने ही ड्रोन की बढ़त के साथ शुरुआत की थी। रूस ने पहले फाइबर ऑप्टिक ड्रोन पेश किए, यूक्रेन ने 1 महीने में उसकी नकल की। रूस ने ग्लाइड बमों का इस्तेमाल करके एक अनगाइडेड लंबी दूरी की सैचुरेशन बमबारी प्रणाली बनाई और रूस ने FPV ड्रोन का मुकाबला करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विकसित किया। 2025 के बाद रूस ने यूक्रेन की धमकियों का जवाब देना शुरू किया। ड्रोन झुंडों से बचने के लिए टैंक बदलने पड़े और इस कोशिश का मजाक भी बना। ये लगातार अपने रडार और इंटरसेप्टर सिस्टम खोता रहा और अब ये अपनी एकमात्र बची हुई रक्षा यानी असली लोगों को भी खो रहा है। चूंकि उसकी वायुसेना को जमीन पर रोक दिया गया है, उसके बख्तरबंद वाहनों की सुरक्षा कमजोर हो रही है और उसके लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। रूस हारने लगा है और यह सिर्फ समय की बात हो सकती है जब हम यूक्रेन के ड्रोन को आसमान में पूरी तरह बिना किसी चुनौती के उड़ते हुए देखेंगे। इसका कारण यह भी है कि रूस अंदर से बिखर रहा है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें ताकि यूक्रेन युद्ध और वैश्विक भू राजनीति की ताज़ा जानकारी मिलती रहे।